हम बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ तुम्हें देख कर। अरे भाई नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपके एनालाइजर में पॉलिटी वीडियो के अगले क्लास में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो नंबर 35 में शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिजाइन किया गया, मगर सभी वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक, आइए तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 5 संघ सरकार में से भारतीय संसद का पार्ट 3, जिसमें आप देख रहे हैं अनुच्छेद देख रहे हैं 79 से 123 तक। तो आप भैया पूरे देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? यस सर। आइए मगर एक बात आपको समझाना चाहूँगा सर, अब इसी भारतीय संसद का पार्ट 3 देख रहे हैं। जिस पार्ट 1 में आप देखे थे राज्यसभा, संसद और राज्यसभा, भाग 2 में आप देखे लोकसभा। तो बताइए भाग 3 में क्या होना चाहिए? सर भाग 3 में अब होना चाहिए, भाग 1 में हो गया राज्यसभा, भाग 2 में हो गया लोकसभा, तो भाग 3 में होना चाहिए क्या? वह होना चाहिए जिसमें हमेशा लोगों को चाहते कि वैसे ही मिले हमको, क्या? लोकसभा और राज्यसभा के बीच कंपेयर। तो दोस्तों आपको वही आज मिलने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में आपस में तुलना। ठीक, दोनों किस किस चीज़ में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन कहाँ पे ज़्यादा प्रभावी है, कौन कहाँ ज़्यादा कमज़ोर है, किसको कहाँ ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, किसको कहाँ कम अधिकार प्राप्त है। अर्थात यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। लोकसभा की जगह राज्यसभा करके राज्यसभा की जगह लोकसभा शब्द घुमा के डाल देगा और पूरा क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। इसलिए इस हिस्से को, इस पार्ट को बहुत ही महत्वपूर्ण मान करके एकदम अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा। ठीक, चलिए वही अनुच्छेद 79 से 123 में आपका स्वागत करते हैं हम। चलिए, ये पूरे संविधान के 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद है, जिसमें से हम लोग भाग 1 से लेकर के 6 तक का लास्ट क्लास में रिवीजन कर चुके थे। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे इसको स्पीड से रिवीजन करके फिर यहाँ से लेकर के भाग आपके 14 तक के वही हिस्से को रिवीजन करने का। ठीक, दूसरे स्लाइड के पूरे हिस्से को रिवीजन करने का आज हम कोशिश करेंगे। क्लियर हो गई बातें? चलिए और ये तीसरा हिस्सा है, इसको फिर कब बाद में रिवीजन कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था भाई? संसद के 3 अंग होते हैं। पहला हिस्सा है राष्ट्रपति, दूसरा हिस्सा है राज्यसभा, तीसरा हिस्सा है लोकसभा। संसद कौन सा अनुच्छेद में है? तो सर संसद होगी पूरे भारत की एक संसद होगी, यह अनुच्छेद 79 में। सर राज्यसभा है सर आपके 80 में, 79 के बाद 80 में, और लोकसभा सर आपके 81 में। इसको बार बार घुमा देता है, आपको भटकना नहीं है। राज्यसभा की उच्च सदन इसलिए पहले वाले अनुच्छेद में आ रहा है, लोकसभा निम्न सदन इसलिए वो बाद वाले अनुच्छेद में आ रहा है, 80 के बाद वाले में आ रहा है। और संसद क्योंकि दोनों से मिलजुल के बनती, तीनों से मिलजुल के, इसलिए संसद सबसे पहले आ रही है 79 में। तो संसद अनुच्छेद 79 के तहत, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत, 81 लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत, और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत। याद रखेंगे सब अनुच्छेद है ना, यस आर्टिकल्स, इस आर्टिकल में ये हिस्से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, अब दोनों का युद्ध होने वाला है क्या? सर वर्सेस लिख दिया आप तो? नहीं दोस्तों, युद्ध नहीं होने वाला है, तुलना होने वाली है। तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे जिससे आपके सारे ही डाउट दोनों को लेकर के खत्म हो जाए। तो आइए आज हम की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं और आगे की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज के मौसम का हाल ये है कि बहुत ही घने बादल छाए हुए हैं। आशंका है कि आज 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाली है। तो घरों में रहिए और छतरी खोल के बैठिए अगर आपके घर टपकते हैं तो। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। अरे यार क्या क्लास लेके ना अपन क्या हो गया, दिमाग पूरा संट हो गया, तो थोड़ा थोड़ा माइंड रिफ्रेश करना जरूरी है बीच में, है ना, नहीं तो हैवी हो जाता है। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा में समानताएं, तो दोनों पहले समानता क्या है हम ये देख लें। दोनों में क्या समानता है, दोनों कैसे भाई भाई हैं, आइए देखते हैं। प्रेसिडेंट व वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन तथा दोनों को हटाया जाना। देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का जो निर्वाचन है और दोनों को हटाया जाना एक ही तरह से होता है। दोनों का निर्वाचन वैसे अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है और गुप्त मतदान होता है। दोनों को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से आप हटा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन तथा दोनों को हटाया जाना, लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी आप कर सकते हैं, याद रखेंगे। दोनों को निर्वाचन और दोनों को हटाया जाना। प्रेसिडेंट द्वारा अध्यादेश व आपातकाल के समय, प्रेसिडेंट जब भी अध्यादेश दें या आपातकाल के समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीईसी, सीएजी आदि को हटाने की सिफारिश
प्रेसिडेंट को करना, ठीक है। पीएम सहित अन्य सभी मंत्रियों का चयन होना, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों का चयन होना, सीएजी, यूपीएससी, वित्त आयोग आदि संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना। तो कैग का रिपोर्ट हो, यूपीएससी का रिपोर्ट हो, वित्त आयोग का रिपोर्ट हो, इन सभी संवैधानिक संस्थाओं की जो रिपोर्ट होती है उस पर विचार करना। साधारण विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक दोनों के संदर्भ में समान शक्ति रखना। तो जो भी दोस्तों साधारण विधेयक है या दोस्तों आपका संविधान संशोधन विधेयक है, उस पे दोनों ही संदर्भ में इनको समान शक्ति प्राप्त है। कैग का रिपोर्ट, यूपीएससी का रिपोर्ट, वित्त आयोग का रिपोर्ट और कोई भी संवैधानिक संस्थाओं का रिपोर्ट पर विचार करने का भी दोनों को समान अधिकार है। पीएम सहित अन्य सभी मंत्रियों का चयन करने के लिए भी भैया समान अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी आदि को हटाने की सिफारिश करने के लिए प्रेसिडेंट को करने का भी दोनों ही जगह के लोगों को अधिकार है। प्रेसिडेंट द्वारा अध्यादेश व आपातकाल के समय प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करने के लिए बात करना, आपातकाल के समय उनको बात करवाना, दोनों ही सदन को अध्यक्ष वो है समानताएं हैं। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचन तथा दोनों को हटाए जाने के लिए भी दोनों ही सदन के समानताएं हैं। अब देखिए कहाँ पे लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा प्रभावी है, ठीक, किन किन मुद्दों में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा प्रभावी है। तो धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसका मतलब कि राज्यसभा यहाँ पे कम प्रभावी है, राज्यसभा कमजोर है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। ये बात बार बार पूछता है कि धन विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाता है तो राज्यसभा उसको अधिकतम कुछ नहीं कर सकता, अधिकतम उसको 14 दिन के लिए बस रोक सकता है। क्लियर हो गई बात? धन विधेयक लोकसभा में ही आता है। तो धन विधेयक कहाँ आता है? धन विधेयक हमेशा ही लोकसभा में आएगा, जबकि साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आप दोनों जगह ला सकते हैं। जो पीछे आप पढ़े अभी, है ना, तो मैं बोला हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, पढ़ते रहिए। जो पीछे पढ़े साधारण विधेयक, संविधान संशोधन, साधारण विधेयक है ना, जो पीछे आप पढ़े, और क्या था, ये देखिए साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों के संदर्भ में समान शक्ति रखते हैं लोकसभा राज्यसभा, मगर धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक में लोकसभा में ही हमेशा आता है। तो धन विधेयक कहाँ आएगा? धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही आएगा, और तथा वित्त विधेयक 117(1) दोनों ही लोकसभा में आते हैं। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों आपके लोकसभा में ही आते हैं, अर्थात अब राज्यसभा में इनको नहीं ला सकते। और क्यों नहीं ला सकते, आइए कॉमन सेंस से समझा दो ताकि आपको इसको रटना ना पड़े। भाई एक हवाई चुनाव हुआ, एक बनी फिर सत्ता पक्ष, एक है बहुमत प्राप्त, एक बनी बहुमत प्राप्त दल, और एक भाई बहुमत अधिक, जिसका बहुमत अधिक है, एक है बहुमत कम, इसका बहुमत कम है। इसका बहुमत अधिक है मेरे दोस्त, यही फिर आपकी सरकार बनाएगी अपना, यही आपकी सत्ता में आ जाएगी, है ना, यही सत्ता पक्ष हो जाएगी, ये सत्ता पक्ष हो जाएगी, और ये भाई जिसका बहुमत कम है सारे विपक्ष हो जाएंगे। तो सत्ता पक्ष यही भैया बजट वगैरह सब बनाती है सर, यही बजट बनाएगी, बजट के अनुसार पूरे साल भर काम करेगी, है ना, हर साल पूरा काम करेगी, उसका ब्यौरा वगैरह देगी आर्थिक सर्वेक्षण में, सब चीज़। जब बजट बनाएगी तो भाई इसके लिए आपको धन की आवश्यकता है। हाँ सर, बजट में पूरा धन दिया लिखा जाता है कि इतना धन इसको दिया जाएगा, इस विभाग को दिया, इस मंत्रालय को, और धन दिया जाता है काम करने के लिए, मगर उस धन का कहाँ कितना यूज़ हुआ, कहाँ कितना उसका खर्चा हुआ, वो सारा हिसाब किताब रखा जाता है वित्त में, फाइनेंस में, है ना भाई। ठीक, तो सर बताइए जो सत्ता पक्षधारी है वो कहाँ बैठता है सर? वो कहाँ कोई भी बजट पेश करता है, वो कहाँ कोई भी सर आपका अपना नॉर्मल कोई भी बिल प्रस्ताव लेकर के आता है? तो सत्ता पक्ष सर नॉर्मली जो जनता द्वारा चुना हुआ है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ है, वो आपके लोकसभा में बैठता है। तो लोकसभा में जब बैठता है तो बजट भैया धन से चलता है, उसका हिसाब किताब वित्त में रखा जाता है, तो वो भी कहाँ पास होने चाहिए? जब सर सत्ता पक्षधारी जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया है, जब वो लोकसभा में बैठता है तो धन विधेयक और वित्त विधेयक उसको ही पास करना है सत्ता पक्षधारी को, तो वो भी तो लोकसभा में ही आएगा ना। इसलिए दोस्तों धन विधेयक लोकसभा में ही आता है तथा वित्त विधेयक भी दोनों ही लोकसभा में आते हैं। तो वित्त विधेयक 117 में है, ठीक, याद रखेंगे। वित्त विधेयक 117 के 1 में दिया गया है। राज्यसभा बजट पर केवल चर्चा कर सकती है ना, बजट में लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, और राज्यसभा बजट के ऊपर केवल चर्चा कर सकती है, ठीक। यहाँ उसको कोई बहुत बड़ा बदलाव करने का जो अधिकार प्राप्त नहीं है, बजट को रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक। तो धन विधेयक 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकती राज्यसभा। धन विधेयक हमेशा, धन विधेयक चाहे वित्त विधेयक दोनों लोकसभा में ही पहले आता है,
ठीक। और राज्यसभा बजट पर केवल चर्चा बस कर सकती है, उसको बदलने नहीं कह सकती या उसको खत्म नहीं कर सकती। आपातकाल की समाप्ति लोकसभा द्वारा ही की जाती है। जब भी आपातकाल लग गया तो उस आपातकाल की समाप्ति में भी सबसे ज़्यादा अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा को ही प्राप्त है। और ये भी क्यों? क्योंकि भाई आपातकाल लगा कौन? जनता के प्रतिनिधियों, जनता ने जिसको प्रत्यक्ष रूप से चुन के अपना प्रतिनिधि बनाया था, उन्होंने ही तो उस स्थिति को देख के राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया, जो भी आपातकाल लगवा दिया। क्योंकि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर वही स्थिति सामान्यतः देखेंगे कि भाई स्थिति ठीक हो गई है, हमारी जनता ने हमको चुना था, तो चलो हम ही आपातकाल हटवा देते हैं। तो ये भी राष्ट्रीय आपातकाल भी हटाने, समाप्ति करने का अधिकार किसको प्राप्त है? हाँ सर, समाप्ति का भी अधिकार लोकसभा द्वारा ही की जाती है। तो आपातकाल की समाप्ति लोकसभा द्वारा ही की जाती है। जबकि जब आप लागू कर रहे हैं तब सलाह मशवरा करना जरूरी, क्योंकि हमारे विद्वान बैठे हैं। इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते समय लोकसभा में ही वो बात चालू होगा, राज्यसभा में भैया आप क्या कर सकते हैं? उसको जांच कर सकते हैं, बात हो सकता है। मगर समाप्ति का अधिकार लोकसभा द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। क्योंकि भाई बताइए सर, जिसको जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुन के भेजा, जनता की सभा कौन है? लोकसभा। और उसी जनता की सभा में ही जिनको हम संसद बना के भेजे हैं, लोकसभा के प्रत्यक्ष वोट देके, उनमें से ही प्रधानमंत्री बनते हैं, वो फिर अपने में सब मंत्री बनाते हैं। तो जनता की सभा में से जब मंत्रिपरिषद बने तो जनता की सभा के प्रति तो उत्तरदायी रहेंगे ना। इसीलिए पूरे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उन मंत्रियों को चुन करके लोकसभा अर्थात जनता की सभा ने ही वहाँ भेजा था, इसलिए वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बिंदु आप समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। आपातकाल की समाप्ति लोकसभा द्वारा की जाती है। राज्यसभा बजट पर केवल चर्चा कर सकती है। धन विधेयक लोकसभा और वित्त विधेयक लोकसभा में ही आता है। धन विधेयक राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है, बस बात खत्म। यहाँ पे लोकसभा को राज्यसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है कहाँ पे? लोकसभा से। अब कुछ ऐसे बिंदु भी है जहाँ राज्यसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है लोकसभा से। अब उन बिंदुओं को भी देख लेंगे। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 गले में हुआ खराश, विक्सी गोली लो, खिचखिच दूर करो। रुकिए 1 मिनट, मैं खिचखिच दूर कर लेता हूँ भैया। ठीक है। अनुच्छेद 249, राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है। तो अनुच्छेद 249 के तहत ही राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। क्या? कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय में, आप सोचे थे ना सर, अनुसूची 7 में आता है सूची विभाजन, जिसमें आप देखते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची था उसमें से जिसपे राज्य को शक्ति बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, तो उसी में ही ये बात लिखा गया है कि अनुच्छेद 249 राज्यसभा राज्य सूची, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है। याद रखिएगा कि राज्यसभा को ये विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची के विषय पे भी कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है, अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 312, 249 हो गया, 312 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वो उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। अर्थात देखिए, कानून बनाने की शक्ति तो संसद के पास है, मगर संसद के तक वो अधिकार लाना राज्यसभा के हाथ में। देखिए यहाँ भी अखिल भारतीय सेवा, जैसे यूपीएससी हो गई, स्टेट पीएससी हो गई, ये सारी सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार तो संसद का है, मगर इनके तक लाना, संसद तक वो बात लाना, ये राज्यसभा के हाथ में है। किसके तहत? अनुच्छेद 312 के तहत। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से
जो भी उपस्थित हैं और मतदान करने वाले हैं, तो उपस्थित जितने लोग हमारे जो उपस्थित हैं आपके 100 लोग, उसमें से मतदान करने वाले लोग हैं आपके भैया पूरे 100 के 100 लोग, तो उनके 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य क्या हो जाएगा, 100 का 2/3 हो जाएगा भैया आपका 66.66%, मतलब लगभग 67 लोग। तो 100 में से 67 लोगों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा जैसे यूपीएससी या सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार, कि एक नया बनाइए भाई विभाग करने का अधिकार संसद को दे सकती है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, इंडियन फॉरेन समझते हैं सब, मगर नहीं, ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में आईएफएफ का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। वैसे ही कोई नई सेवा, ये किसी नए सेक्टर, इंडियन रेलवे सर्विस, दोस्तों उसको एक, अब रेलवे सर्विस तो है पर उसको एक अलग क्राइटेरिया और भी कोई बनाना है, इसके जैसे ही आईएएस आईपीएस के जैसे ही, और एक नई कोई भी आपका अधिकार बनाना है, क्राइटेरिया बनाना है, तो उसी नई सेवा का भी सृजन करने का अधिकार राज्यसभा दे सकती है। किसको? संसद को, 2/3 समर्थन से, 2/3 सदस्यों के समर्थन से। क्लियर हो गई बातें? जैसे अनुच्छेद 249 312 में बेसिक समझिएगा। अनुच्छेद 249 क्या बोल रहा है? राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है। तो राज्यसभा चाहे तो अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए राज्य सूची, जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसी भी राज्य सरकार का होता है, और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। ठीक है। और सर दूसरा आते हैं 312। इसके तहत राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई भी नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने के लिए संसद को यह अधिकार दे सकती है कि आप नई अखिल भारतीय सेवाएं शुरुआत कीजिए या स्थापित कीजिए या निर्माण कीजिए या बनाइए। तो ये भी 312 के तहत भी राज्यसभा को भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 249 312 में राज्यसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, ये केवल राज्यसभा ही शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आइए, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? भाई राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। तो हाँ, नहीं, सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर, मगर शब्दों में ध्यान दीजिएगा, कई बार भंग लिखता है, कई बार विघटन लिखता है। तो भाई क्या भंग कर सकता है कि भंग नहीं कर सकता? विघटन कर सकता है कि विघटन नहीं कर सकता? भंग नहीं कर सकता मगर विघटन कर सकता है कि विघटन नहीं कर सकता, भंग कर सकता है? तो सब में कंफ्यूज होता है आदमी, इसलिए एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? आंसर दोस्तों आपका स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए तो वह स्थायी सदन है। जबकि लोकसभा विघटित होती है ना, वह भंग भी होती है, लोकसभा भंग भी होती है, विघटित भी होती है दोस्तों। इसलिए क्या है, इस वो भंग होती है, विघटन होती है, इसलिए तो अस्थायी सदन है। इसलिए हर 5 साल में उसको भैया नए चुनाव करवाए जाते हैं। जबकि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इनके चुनाव लगातार निरंतर चलते रहते हैं। हर 3 महीने पहले ही नए सदस्यों को चुनाव हो जाता है। पुराने सदस्यों के पद छोड़ने से 3 महीने पहले ही नए सदस्यों को चुनाव हो जाता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य पद छोड़ते जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यस, चलिए समझ में आ गया आपको भाई कि नहीं, लोग राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं हाँ, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते नहीं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। मतलब क्या बताया, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते भले राष्ट्रपति हैं, मगर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। तो आंसर भैया कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? आंसर स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए, इतना तो आपको क्लियर हुआ बिना किसी दिक्कत डाउट के। आइए, एक बार राज्यसभा कहाँ शक्तिशाली है? अनुच्छेद 312 में याद किया, 249 में वह राज्य सूची के विषय पे संसद को शक्ति बनाने का अधिकार दे सकता है 249 पे, और 312 में नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने का अधिकार दे सकता है आईएएस आईपीएस आईएफएस की तरह। तो दोनों याद रखिएगा, 312 249 312। 249 में राज्य सूची पे शक्ति बनाने का अधिकार संसद को दे सकता है, और दोस्तों 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन करने का अधिकार संसद को दे सकता है। तो 249 312 राज्यसभा को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, जबकि धन विधेयक, वित्त विधेयक, है ना, आपातकाल की समाप्ति, ये सारे विषय आपको लोकसभा को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। बजट पर चर्चा, है ना, धन विधेयक को केवल 14 दिन रोकना, ये सारे विषयों पर आपके लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है।
और जहाँ दोनों समान होते हैं वो सारे विषय आप देखे थे, तो उस पर भी एक बार आपको ले चलता हूँ मैं। तो समान वाला आप मिस कर रहे होंगे, इसलिए देख लीजिए। ये सारे में समानताएं हैं, अब इसको देख लीजिए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन पर दोनों समान हैं, दोनों को हटाने की प्रक्रिया में दोनों समान हैं, है ना। प्रेसिडेंट द्वारा अध्यादेश जारी करने आपातकाल के समय की स्थिति पर दोनों समान हैं। हो गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आदि को हटाने की सिफारिश पर प्रेसिडेंट को करने पे दोनों समान हैं, दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों समान अधिकार प्राप्त हैं इन सभी मुद्दों पर। तो याद रखिए इन सभी मुद्दों पर लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन में आप बात उठा सकते हैं, दोनों ही जगह के सदस्य इस चीज़ के ऊपर बात उठा सकते हैं। ठीक, चाहे वह प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को निर्वाचन करना हो, चाहे उनको हटाना हो, आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं। आप लोकसभा से भी चालू कर सकते हैं, राज्यसभा से भी चालू कर सकते हैं, याद रखिएगा बात। प्रेसिडेंट द्वारा अध्यादेश आपातकाल के समय, प्रेसिडेंट द्वारा आपातकाल समय अध्यादेश जारी करना, आपातकाल के समय चाहे जारी करना, सब पे भी दोस्तों दोनों सदन का अधिकार प्राप्त है ना। बोल सकते हैं राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आदि को हटाने की सिफारिश करने के लिए प्रेसिडेंट को सिफारिश करने का अधिकार भी दोनों सदन के लोगों को प्राप्त है। पीएम सहित अन्य सभी मंत्रियों का चयन होना, ठीक है, तो पीएम सहित सभी अन्य मंत्रियों का चयन होना भी। छत्तीसगढ़ सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और यूपीएससी, वित्त आयोग आदि संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना, तो सभी रिपोर्टों पर विचार करने के लिए भी दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। साधारण विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक, तो साधारण नॉर्मल विधेयक हो, इस संविधान में संशोधन विधेयक हो, तो दोनों के संदर्भ में समान शक्ति रखना, मतलब दोनों में ही कोई विधेयक आप दोनों जगह ला सकते हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक आप लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पहले आता है। आइए, तो आपको दोनों समानताएं पता चली गई। लोकसभा किसमें पावरफुल है, तो धन विधेयक में, बजट में, वित्त विधेयक में, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति में, है ना, मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने में, संयुक्त बैठक में लोकसभा के अध्यक्ष को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, ये सब में लोकसभा हावी है। और राज्यसभा कहाँ है, 249 में राज्य सूची के विषय पर संसद को अधिकार दे सकता है, बनाने का शक्ति दे सकता है, और 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजन करने का अधिकार संसद को दे सकता है। 249 312 में राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है। पूरा हो गया रिविजन। चलिए, क्वेश्चन तो आपको हो गया था। आते हैं संसदीय विशेषाधिकार के ऊपर। अब संसदीय कुछ विशेषाधिकार के बारे में भी आप जान लीजिए, कुछ संसदीय विशेषाधिकार के बारे में भी आप जान लीजिए। मगर पहले एक घुट पानी मैं पी लेता हूँ। तो आप पढ़िए पीछे क्या लिखा है। देखिए, मैं तब तक एक बार देखूँ भाई कितने लोग संविधान आजकल देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे बोलने के बाद भी बच्चे वो काम कर रहे हैं कि नहीं, कि भाई संविधान सर बोले हैं तो पढ़ना ज़रूरी है, शेयर करना है, लाइक करना है, बात है कि नहीं, वैल्यू है कि नहीं। इसी से पता चल जाता है ना कि बच्चे अपने टीचर की बातों को कितना मानते हैं, कितना इज्जत करते हैं। चलिए 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 चलिए, इसको छोड़ देता हूँ, माफ़ कर देते हैं। इसमें भी इस पे आ जाते हैं। देखिए, एक दिन हो गया है संविधान पे, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाले पे, उस पे हुआ है 122 व्यू। वाह वाह मोदी जी वाह, इतनी बेइज्जती, अखंड बेइज्जती। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। अरे रहने दे भाई, काहे का कोई नमस्कार आदाब, तुम्हारे बात नहीं सुन रहे हैं बच्चे। कोई लाइक वाइक कुछ नहीं है, न लाइक है, न शेयर है, न कमेंट है। संविधान बंद करते हैं यार, बोलते हैं आज मीटिंग में बात रखा जाता है। और वो पसंद नहीं यार संविधान ना, तो बंद कर देते हैं ना यार, क्यों चला रहे हैं कि नहीं। चलिए, मैं आज इस बात को मीटिंग में रखता हूँ, होता तो बंद करते हैं संविधान को। ठीक, चलिए भैया।
चलिए, दिल तो मेरा चकनाचूर चूर कर दिया आप लोगों ने। फिर भी क्लास अब चालू हो गई, इसको काम कर ही देते हैं, है ना। आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा रहा है। किनके लिए मेहनत कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य, एक मिनट रुकिएगा। चलिए भाई, संसदीय विशेषाधिकार का तात्पर्य ऐसे अधिकारों तथा उन्मुक्तियों से है जो संसद या राज्य विधान, एक मिनट रुकिए। ठीक, तो संसदीय कुछ विशेषाधिकारों को हम जान लेते हैं। सर, संसदीय विशेषाधिकारों का तात्पर्य ऐसे अधिकारों तथा उन्मुक्तियों से है जो संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन, उसके सदस्यों तथा समितियों को सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। किनको इनको प्राप्त होता है? संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को, उनके सदस्यों को तथा समितियों को सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। ऐसे अधिकार तथा ऐसी उन्मुक्तियों से है संसदीय विशेषाधिकार का मतलब। संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य संसद या राज्य विधानमंडल की स्वतंत्रता, प्राधिकार तथा गरिमा की रक्षा करना है। तो कभी पूछ ले कि संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य क्या, तो आप बोलेंगे संसद या राज्य विधानमंडल की स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा को रक्षा करना, गरिमा की रक्षा करना। संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 में संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्या? संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 में, तो संविधान का अनुच्छेद 105 पूछ सकता है संसदीय विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन है बताइए। और क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता रहा हूँ, सब बच्चे छोड़ के आएंगे। तो संसदीय विशेषाधिकारों के जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 105 तथा 194 में संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो संसदीय विशेषाधिकार से जुड़े हुए अनुच्छेद है अनुच्छेद 105 और 194, 105, 194। इन अनुच्छेदों के परिशीलन से प्रतीत होता है कि संसदीय विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं। और इन अनुच्छेदों से क्या पता चलता है कि संसदीय विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं। 105 और 194 से पता चलता है ये बात। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला, सामूहिक उत्तरदायित्व वाला अधिकार होता है, कुछ सामूहिक उत्तरदायित्व वाला कुछ विशेषाधिकार होता है, और कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है। क्लियर हो गई बातें? आइए, तो सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत अब हम देख लेते हैं भैया, कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 से दिया, लेकिन गुप्त बैठकों के संदर्भ में प्रकाशन रोकी जा सकती है। अर्थात क्या कि कार्यवाही, कोई भी कार्यवाही अगर चल रही है, कहाँ पे? संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में, चाहे आपके विधानसभा में, विधान परिषद में, तो कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 से दिया गया था। तो जो भी आपका वो होता है, बैठक होता है ना, जो भी आपका, अब कहाँ गया, कार्यवाही चलती है, उस कार्यवाही का प्रकाशन होगा कि उस कार्यवाही में क्या क्या मुद्दे पास हुए, उन कार्यवाही में क्या क्या बातें चली। जैसे आप देखते हैं ना, ऑनलाइन देख लेते हैं, लाइव देख सकते हैं अब आप। हाँ, तो इन प्रकाशन का अधिकार कब दिया गया कि प्रकाशन होगा भैया, जो भी आपका कार्यवाही होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 से दिया गया था। ये बात याद रखिएगा। क्यों दिया गया? क्योंकि इससे पहले कहानी, इससे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था, जिसमें इंदिरा गांधी जी बिना प्रकाशित किए, बिना देश की जनता को बताए आपातकाल लगा दी थी। तब दोबारा वैसा ना हो, इसलिए क्या करना था कि भैया उसका प्रकाशन होना चाहिए हर कार्यवाही का, ताकि देश की जनता को पता रहे। मगर फिर भी कुछ गुप्त बैठकों के संदर्भ में प्रकाशन को रोकी जा सकती है। यही है विशेषाधिकार प्राप्त के नियम के बाद भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होकर कुछ गुप्त बैठक है जो सभी के नज़र में नहीं आना चाहिए, जो गुप्त रूप से होना चाहिए जो बैठक, उस बैठक के केस में प्रकाशन रोकी जा सकती है कि वहाँ उस बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं, बातचीत हुई है, क्या चीज़ हुआ है, वार्तालाप, क्या डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया, उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। तो ये विशेषाधिकार है, मगर यह सामुदायिक में आता है, सामूहिक उत्तरदायित्व में आता है। तो बैठक में समूह में ही तो लोग बैठेंगे। यस सर। सदस्य तथा किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा विशेषाधिकार के हनन पर दंड देने की शक्ति संसद के पास है। तो ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर कोई भी सदस्य तथा किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, कोई खुद का सदन का सदस्य ही है और कोई बाहरी व्यक्ति भी है, तो चाहे सदस्य हो चाहे बाहरी व्यक्ति हो, अगर वो विशेषाधिकारों का हनन कर रहा है, गांधी की मीटिंग या गुप्त रखी गई थी और उसने लीक कर दिया, प्रकाशित कर दिया, तो भैया उसने विशेषाधिकार को हनन कर दिया, तो उसको दंड देने की शक्ति भी संसद के पास है। ये संसद का विशेषाधिकार है।
चाहे वो सदन का सदस्य हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति हो, सबको दंड देने का अधिकार है संसद के पास। सामान्यतः संसद तो भाई अपने आप में पूरा ग्रुप है, समूह है, इसलिए एक सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया है। सामान्यतः सांसदों को विभिन्न स्तर पर न्यायिक उत्तरदायित्व से भी प्रतिरक्षण प्राप्त होता है। सांसदों को विभिन्न स्तर पर न्यायिक उत्तरदायित्व से भी प्रतिरक्षण प्राप्त होता है। कई जगह वो न्यायालय के भी दायरे से बच जाते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे विशेषकर संसदीय सत्र के दौरान अदालती समन और न्यायिक मामलों में छूट होती है। कहने का मतलब जब संसदीय सत्र चल रहा है दोस्तों, जब बजट सत्र चल रहा है, जब आपका मानसून सत्र चल रहा है, जब विंटर सत्र चल रहा है, बताया था 3 सत्र होते हैं, BMW, बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सत्र। दोस्तों जब ये 3 सत्र चल रहे हैं, उस सत्र के दौरान अदालती समन, अदालत उस समय जो भी संसद उस समय, क्योंकि संसद में कार्यवाही सत्र चल रहा है, उस समय जरूरी मुद्दे पे बात हो रहा है, तो उस समय कोई भी न्यायालय कोई भी समन जारी करके किसी भी संसद को पकड़ के उसके ऊपर केस चलाना, जेल में डालने का काम नहीं कर सकती। अर्थात जब तक सत्र चल रहा है तब तक बस उसको छूट प्राप्त है, रक्षण प्राप्त है। जैसे वो सत्र समाप्त होगा तो उसके बाद उसको पकड़ के जेल में डाल सकती है, समन जारी कर सकती है। अर्थात सत्र के दौरान अदालती समन और न्यायिक मामलों में छूट होती है। हालांकि देशद्रोह और आपराधिक मामलों को, मगर कोई अपराध कर दिए हैं या कोई देशद्रोह कर दिए हैं तो उस मामले को इस विशेषाधिकार के दायरे में बाहर रखा गया, इस विशेषाधिकार से बाहर रखा। अर्थात मान लीजिए मैं संसद हूँ और मेरे खिलाफ कोई बात हो गया, कोर्ट में कोई केस चला गया, नॉर्मल सा बात है कि भाई मैंने उनके ज़मीन को लेकर कोई बात चल रहा है कि भाई ज़मीन मैंने कब्जा किया है, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए मैं संसद हूँ लोकसभा का और बजट सत्र चल रहा है और समय न्यायालय में कोई केस चला गया क्या कि मैंने उनके ज़मीन पे कब्जा किया है, तो उस समय न्यायालय जब तक उस सत्र चल रहा है मुझे कोई समन जारी नहीं करेगा। हालांकि जैसे सत्र खत्म होगा तो एक सत्र खत्म होगा, दूसरा सत्र चालू होगा, उसके बीच में जब समय है वहाँ पे मुझे न्यायालय समन जारी करके अदालत में हाजिर होने के लिए बोल सकती है, आप अदालत आइए, अपना पक्ष रखिए। मगर अगर वह दोस्तों नॉर्मल सा मामला था, इसमें कुछ नहीं हुआ, मगर अगर मैंने कोई अपराध किया है, जैसे मैंने कोई मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, है ना, इस तरह के कोई कृत्य कर दिया, अपराध की श्रेणी वाले, ऐसे कोई अपराध की श्रेणी वाला मैंने कोई कृत्य कर दिया, या मैंने कोई देशद्रोह कर किया है, देशद्रोह बहुत बड़ा मुद्दा होता है, कोई आतंकवादी को सूचना दे दी, कोई किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई बहुत बड़ी रक्षा डील थी उसका इन्फॉर्मेशन दे दिया, कुछ भी, मैंने कुछ भी देशद्रोह का मामला किया, तो उस मैटर में तब मुझे ये रक्षण प्राप्त नहीं होगा। तब मैं चाहे सत्र में रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, न्यायालय मुझे पकड़ के निकाल के ले जाएगी, बाल से पकड़ के और ले जाके पेश कर देगी न्यायालय में। ठीक, तो याद रखिएगा। तो बात भी आपको बोला ना, हर एक चीज़ प्रैक्टिकली समझते चलना है। चलिए, तो देशद्रोह और आपराधिक मामलों में इस विशेषाधिकारों के दायरे के बाहर रखा गया है, अर्थात उस समय संरक्षण प्राप्त नहीं है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार तो आप देख लिए, अब कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार देख लीजिए। कार्यवाही, और इसमें सब में जो पूछा हुआ पढ़ाया उसमें सब में दे देगा, पूछेगा इसमें बताइए कौन सामूहिक उत्तरदायित्व की सीमा के अंतर्गत आता है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के, तो आप बताएंगे सामूहिक उत्तरदायित्व के। कार्यवाही के दौरान एवं बैठक के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात गिरफ्तारी नहीं होगी। यह व्यक्तिगत विशेषाधिकार है दोस्तों, केवल सिविल और दिवाली मामलों में ही, फौजदारी में ये चीज़ लागू नहीं है। अगर कोई भी सिविल मामला है, जमीन उमीन का मामला है ना, या और कोई छोटा मोटा मामला है, शादी ब्याह वाला, तलाक वलाक वाला सिविल मामला है, कोई भी फौजदारी मतलब कोई भी आपका मर्डर, हाफ मर्डर, इस टाइप का कोई मामला नहीं है, सब सिविल मामला है। तो सिविल मामला जो भी हो दोस्तों, उसमें यह अधिकार प्राप्त है हर एक संसद को कि कार्यवाही के दौरान एवं बैठक के 40 दिन पहले और बैठक के 40 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। क्लियर हो गई बातें? यस। कोई भी संसद की कार्यवाही जब कोई चल रही है तब, या कोई बैठक चल रही है तो उस बैठक से 40 दिन पहले, उस बैठक के 40 दिन बाद तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मगर किसमें? केवल सिविल या दीवानी मामला है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अन्यथा अगर फौजदारी मामला है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसमें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो संसद के कार्यवाही के दौरान एवं संसद में बैठक के दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होगी अगर सिविल मामला है तो। अगर फौजदारी मामला है तो कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता को न्यायपालिका में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। क्या? संसद में जो बोलने की स्वतंत्रता है ना, अपने अपने बात रखने की, तो संसद में बोलने की स्वतंत्रता को न्यायपालिका में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये नहीं कि कल किसी संसद ने कुछ अलग तरीके, क्योंकि अभद्र इस तरह की समझिए, कई लोग करते भी हैं, कुछ अटपटा टाइप का बात बोल दिया
तो मैं उनके खिलाफ जाकर के न्यायपालिका में केस नहीं कर सकता कि संसद का सत्र चल रहा था तब उस संसद ने अभद्र टाइप की बातें की थी तो आप उनके खिलाफ केस कीजिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको स्वतंत्रता, संसद में बोलने की स्वतंत्रता को न्यायपालिका में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आप देखते हैं कि इसी की वजह से संसद में जो सांसद होते हैं वो कुछ बोल देते हैं, अटपटांग बातें भी बोल देते हैं, स्त्री पुरुष की मान मर्यादा भी नहीं रखते हैं, है ना। जैसे भी आप देखे थे जब हमारे राष्ट्रपति जैसे पद पे, ये सत्र के दौरान हालांकि नहीं हुआ था, फिर भी राष्ट्रपति जैसे महान पद पे हमारे देश के जब द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हो रही थी, तो कई बैल बुद्धि लोग जो हैं वो राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति बोले या राष्ट्रपत्नी बोले, ऐसे ऐसे शब्द उठा रहे थे। मतलब सोचिए कि खत्म है पूरा माला, पूरा खत्म है, ये खत्म पूरा, टाटा बाय बाय, खत्म उन लोग का। तो ये चीज़ है कि भाई पद की गरिमा बनाए रखिए ना। राष्ट्रपति अपने आप में एक बड़ा पद है, पहले तो आपने ये गलत किया उसके खिलाफ बोल के, उस पद के खिलाफ बोल के, और दूसरा फिर एक महिला है उसके, वो आपने गलत किया। फिर तीसरा एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी, पूरा भारत का पूरा आदिवासी समाज देख रहा था कि हाँ पहली बार हम लोगों के में से किसी एक को भी देश के सबसे बड़े पद पे बैठाया जाए, तो सबकी उम्मीद की निगाहें जुड़ी थी, और आपने वहाँ पे एक ऐसा बात बोल दिया तो आपने कितने सारे आदिवासी समाज की फीलिंग को आहत किया, है ना। और ये बात मैं आपको बता दूँ कांग्रेस पक्ष की तरफ से हुई थी, ये भी बात आपको बता दूँ। तो ऐसा भी मत बन जाइए भाई नेतागिरी के चक्कर में कि आप आदिवासी समाज का दिल तोड़ दे, एक महिला की गरिमा को पद तोड़ दे कि राष्ट्रपति होंगी, राष्ट्रपत्नी होंगी, फिर राष्ट्रपति जैसे पद के सम्मान को ठेस पहुंचाए। तो ये मत कीजिए, भले आपको यहाँ छूट प्राप्त है फिर भी ये मत कीजिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने अंदर रखिए। हालांकि बाद में उन्होंने जब प्रेशर बना, जान गया मैं तो कुछ भी बोल दिया हूँ, गधे होते हैं ना गधे, तो कुछ गधे लोग कुछ बोल देते हैं तो सब फिर माफ़ी मांगने लगते हैं। तो ऐसे वो भी हुआ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मगर क्या मतलब, जब आप किसी अपने मुंह के शब्दों से किसी का अपमान कर ही दिए तो आप माफ़ी मांग के क्या मतलब, है ना। चलिए, तो बात ध्यान रखिएगा। भले वो लोग कर रहे हैं ऐसा गलती, संसद लोग कर रहे हैं, सांसद कर रहे हैं, करने दीजिए, आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। बोलने से पहले ही सोच लीजिएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, है ना। क्योंकि आपको बोल रहे हैं, आपको पता कि मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, गाली देने वाला हूँ, गुस्सा करने वाला हूँ, चिल्लाने वाला हूँ। उसी समय रोकिए और सोचिए कि जब बोलूँगा तब क्या होगा, तब मेरा पक्ष कमज़ोर होगा कि मेरा पक्ष मजबूत होगा। बस अब इतना एक सेकंड, ये कुछ सेकंड्स का अपने अंदर स्थिरता ले आए ना, ठहराव ले आए ना, आप जीवन में बहुत ही अच्छे कुशल बोलने वाले बन जाएंगे, कुशल प्रवक्ता बन जाएंगे। और आप दोस्तों रिश्ते में, आपके जीवन में और सारे रिश्तों में मधुरता आ जाएगी और हर जगह आप सम्मान के पात्र बन जाएंगे। सिर्फ उतना ही ठहराव लाइए, कुछ बोलने से पहले सोच लीजिए बस मैं जो बोल रहा हूँ बोलने बाद क्या होने वाला है, बस आपको पता चल जाएगा। तो पता चल गया भाई नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर रोक दीजिए अपने आप को। तो देखिए फिर आपके रिश्ते में जीवन कितना बदलाव आता है उससे। आइए, तो भाई न्यायपालिका में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता संसद में बोलने की स्वतंत्रता को। हालांकि मैं अलग बाहरी स्तर का बोला, मगर फिर भी संसद बोलने की स्वतंत्रता को प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सांसदों द्वारा संसद में कहे गए किसी भी बात पर संसद के अलावा किसी भी अदालत, तो सांसदों द्वारा संसद में कहे गए किसी भी बात पर संसद के अलावा किसी भी अदालत या अन्य संस्थान में सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो इसलिए ये आपको न्यायालय में क्यों चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर वो कुछ गलत बोले हैं तो उस गलत बोलने पे भी सांसद खुद संसद ही, खुद वहाँ के और जितने सांसद है खुद संसद ही उनसे सवाल जवाब कर लेती है वहीं पे कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, बुद्धि उद्धि है कि नहीं कि पूरा खत्म है माला, एड़ी में पहुँच गया बुद्धि। हाँ, तो उनको अधिकार प्राप्त है, इसलिए अदालत अन्य संस्थानों में सवाल नहीं पूछा जा सकता। केवल सवाल पूछेंगे सांसदों द्वारा ही संसद में कहे गए किसी भी बात पर संसद के अलावा किसी भी अदालत या अन्य संस्थान पर सवाल नहीं पूछा जा सकता, मगर संसद सवाल पूछ सकती है। विधायकों को संसद में कुछ भी कहने पे संपूर्ण न्यायिक प्रतिरक्षण होता है। तो कुछ भी कहने पर संपूर्ण न्यायिक प्रतिरक्षण प्राप्त होता है। देख रहे हैं, कुछ भी कहने पे पूर्ण रूप से न्यायिक प्रतिरक्षण प्राप्त है। मगर इस कुछ भी का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कह दें, वो अपने प्रोफेशन काम से जुड़ा हुआ कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, टीका टिप्पणी कर सकते हैं, मगर किसी पर्टिकुलर को इज्जत को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो संसद उनके लिए भी बात है। लिख भले दिया कि कुछ भी कहने पे संपूर्ण न्यायिक प्रतिरक्षण होता है, मगर ऐसा नहीं। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार को निम्नलिखित में से किस से अपनाया गया था? क्या भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार को निम्नलिखित में से किससे अपनाया गया था? ब्रिटेन से अपनाया गया था, आयरलैंड से अपनाया गया था, कनाडा से अपनाया गया था, ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया था। तो संसदीय विशेषाधिकार को अपनाया गया था ब्रिटेन से। क्लियर हो गई बात? यस, क्योंकि भाई संसदीय शासन व्यवस्था किससे अपनाई गई? पूरी संसदीय शासन व्यवस्था ही जब ब्रिटेन से अपनाई गई है तो संसदीय विशेषाधिकार भी तो ब्रिटेन से ही होगा ना मेरे दोस्त। तो कॉमन सेंस लगाइए,
जो आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इससे पहले क्लास में, तो उसके आधार पे क्वेश्चन था। तो अब क्यों भटक रहे हैं, आपको यहाँ जानने मिल गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 105, 194, 105 तथा 194, 108। तो सर आपको स्पष्ट पता है कि सब विशेषाधिकार के संबंध में अनुच्छेद 105 और 194 में सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में बात किया गया, तो अनुच्छेद आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गई भाई बात? यस सर। अब संसद के सत्र हम पढ़ लेते हैं, जो बीएमडब्ल्यू आप पढ़ते हैं आज तक, बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सत्र, सब उसको पढ़ लेते हैं। संसद के सत्र के बारे में कुछ जानकारी अब आप ले लीजिए मुझसे कि बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। इसी का भाई कोडवर्ड है क्या कि संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र क्या है सर? एक है बीएमडब्ल्यू कार, आप जान ही रहे हैं सर, बीएमडब्ल्यू कार, तो बी से बजट सत्र, तो बजट सत्र। मानसून सत्र देखिए मानसून सत्र, विंटर सत्र तो देखिए विंटर से हो गया शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन या विंटर सत्र। तो बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। समय इसका पूछ सकता है, तो याद रखिए बजट सत्र कभी भी फरवरी से मई के बीच के समय को बोलते हैं बजट सत्र। अब उसके मई के बाद क्या बताया था सर आपको? लगभग 1 से 1.5 महीने का गैप हो सकता है। 1 से 1.5 महीने का गैप होता है एक से दूसरे सत्र के बीच में। तो देखिए मई के बाद पूरा जून छोड़ दिया गया, जुलाई में चालू हुआ। तो हाँ सर, मई के बाद जून छोड़ के जुलाई से अगस्त, फिर सितंबर और अक्टूबर छोड़ के नवंबर दिसंबर, पूरा फरवरी चालू करके दिसंबर आप आ गए। क्लियर हो गई बातें? यस सर। तो याद रखिए सर, फरवरी से मई, FM, मंथ नहीं भूलेंगे इसलिए बता दे रहा हूँ। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट में FM। जुलाई में क्या है? जुआ। तो जू से जुलाई, आ से अगस्त, क्योंकि एम फॉर मई में खत्म होना, तो 1 महीने का गैप लेना है जून का, तो जून खत्म होगा फिर जुलाई वाला जू बचता है बस, तो जुलाई और अगस्त। तो जुआ खेलना है आपको, जुआ। और क्या शीतकालीन सत्र में याद रखना है? नदी। तो न से नवंबर, दी से दिसंबर। तो ऐसे भी याद रहेगा सर, लास्ट को 2 महीना, इस शुरुआत के 1 महीने छोड़ करके भाई आपका फरवरी से मई तक पूरा है। और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो सबसे लंबा सत्र कौन दिख रहा है सर? सबसे लंबा सत्र भी बजट सत्र दिख रहा है। पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई। बाकी ये तो केवल जुलाई और अगस्त 2 महीना, नवंबर दिसंबर 2 महीना, मरिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 4 महीना आपको दिख रहा है। इसलिए सबसे बड़ा सत्र भी दिख रहा है आपको। ठीक, तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, विंटर सत्र। इसका कोड क्या है? FM है। इसका कोड क्या है? जुआ है। इसका कोड क्या है? नदी है। तो नवंबर दिसंबर, फरवरी मई, आपका जुलाई और अगस्त हो गया। चलिए, तो आपको अब उसका तीनों सत्र का नाम याद रहेगा, तीनों के अंदर का समय ड्यूरेशन याद रहेगा। अब हम आते हैं इसके अंदर कि बजट अधिवेशन फरवरी से मई के बीच चलता है। व्यवहार में इसी सत्र के दौरान राज्यसभा में 2 सत्र दिखाई देते हैं। जब एक बजट सत्र चलता है उसमें राज्यसभा में 2 सत्र हो जाते हैं। बजट पेश होने के बाद एवं चर्चा के बाद राज्यसभा कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है। तो याद रखिए, राज्यसभा स्थगित जरूर हो सकती है मगर भंग कभी नहीं। तो स्थगित हो सकती है, भंग नहीं। याद रखेंगे, जो राज्यसभा है स्थगित हो सकती है, भंग कभी नहीं। तो व्यवहार में इसी बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में 2 सत्र दिखाई देते हैं। बजट पेश होने के बाद एवं चर्चा के बाद राज्यसभा कुछ समय के लिए स्थगित हो जाती है। क्लियर? तो बजट पेश हो गया तब, और सब बजट पेश होना उस पर चर्चा हो गया तब, उसके बाद कुछ समय के लिए राज्यसभा स्थगित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको पता चल गया, इतना भी काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। आइए, सत्र के दौरान 2 बैठक होती है। जब आपको कोई सत्र चल रहा है, इन सत्रों के दौरान 2 बैठक होती है। क्या? 11 बजे से 1 बजे तक, जिसमें 11 से 12, देखिए 11 से 1 है तो 11 से 12, 12 से 1 है, तो 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है और 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। ठीक, 1 बजे दोपहर भोजन का टाइम हो जाता है। तो याद रखिए सर, क्या सत्र के दौरान 2 बैठक होती है।
पहला बैठक क्या है? पहला बैठक है 11 से 1। तो 11 से 1 को आप किस में तोड़ेंगे सर? 11 से 1 को तोड़ूंगा मैं 11 से 12 में और फिर 12 से 1 में। सर 11 बजे से चालू होगा बैठक और सर 1 बजे के बाद आपको 1 बजे के बाद आपको खाना है लंच। तो सर 11 से 12 जो इसका शुरुआती समय है, इस समय आप जब बैठक में लोग बैठ गए हैं तो आ गए बैठक, तो उससे प्रश्न पूछ लीजिए। तो हमें शुरुआती स्तर में आप प्रश्न पूछेंगे, इसलिए काल कहलाता है 11 से 12। तो 11 से 12 बजे का समय कहलाता है प्रश्न पूछने का काल, इसलिए प्रश्न काल। दोस्तों 12 से 1 का काल होता है क्या? शून्य काल। शून्य काल क्यों? क्योंकि इस समय कोई जानकारी नहीं मिलती। क्या? 11 से 1 बजे तक, जिसमें 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है और 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। 1 बजे दोपहर भोजन का समय हो जाता है। क्लियर? शून्यकाल क्यों? क्योंकि इस समय जो भी अंदर बातें चल रही हैं, इसका कोई भी रिपोर्टर प्रकाशन वगैरह का इस समय पे अधिकार नहीं होता है। इसलिए न्यूज़ रिपोर्टरों ने, न्यूज़ एजेंसियों ने, मीडिया ने यह नाम दिया शून्यकाल का, क्योंकि उनको यहाँ शून्य इन्फॉर्मेशन मिलता है इस समय पे। तो 11 से 12 तक उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मगर 12 से 1 के बीच उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसलिए ये शून्य काल है, क्योंकि उसमें उनको शून्य इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। चलिए दूसरा, फिर 1 से भाई 1 बज गया, 1 से 2 लंच कर लिए। 2 बजे से शाम 6 बजे तक दोपहर बाद की बैठक होती है। और अब जब दोपहर 2 बजे लंच करके बैठते हैं, 1 से 2 हो गया समय, तो 1 से 2 के बीच में जो गैप है 1 घंटा लंच वंच कर लिए। अब 2 बजे से जो बैठेंगे शाम 6 बजे तक बैठे हैं, तो यही 2 बैठक होता है। क्या? 11 से 1, 2 से 6। तो 11 से 1, 2 से 6 और बीच का 1 से 2 है लंच। ठीक, तो 2 बैठक होती है भाई, 11 से 1, 2 से 6। तो दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक दोपहर बाद की बैठक होती है। लैम डक सत्र, वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र को बोलेंगे लैम डक सत्र। क्या रहेगा? लैम डक सत्र, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, लैम डक सदस्य वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए हों, वो कहलाते क्या हैं? वो नई लोकसभा के लिए न चुने गए हों, वो लोग कहलाते हैं लैम डक सदस्य। अर्थात लैम्डक कुछ और नहीं दोस्तों, अंतिम है। अंतिम कि भाई मैं इस सदन का अंतिम सदस्य था। इसलिए देखिए, जब कोई भी वर्तमान जो लोकसभा है, जिस दिन उसका अंतिम सत्र होगा, है ना, वर्तमान जो लोकसभा उसका अंतिम सत्र है, और इसका उस सत्र में नहीं बैठेगा, फिर नया चुनाव होकर नए सदस्य आएंगे, तो दोस्तों उस सत्र को कहेंगे लैम्डक सत्र। ठीक, क्योंकि अंतिम सत्र है, तो अंतिम सत्र इस वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र इज इक्वल टू लैम्डक सत्र। वैसे ही लैम्डक सदस्य कौन है? वे सदस्य जो नई लोकसभा के नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए, वो सब कहलाएंगे लैम्डक सदस्य। क्योंकि वो नई लोकसभा, जब पुरानी लोकसभा खत्म हो गई, अंतिम सत्र था, लैम्डक सत्र था, खत्म हो गया, अब नया लोकसभा का गठन हुआ, तो जो पुराने सदस्य थे वो नई लोकसभा में चुन के नहीं आए हैं, तो जो नहीं चुने गए वो सब क्या कहलाएंगे? लैम्डक सदस्य। याद रहेगा? यस। तो चलिए भाई, 3 सत्र होते हैं, BMW, है ना, यहाँ पे FM फरवरी और आपका मई। यहाँ आपका भैया क्या है? बजट सत्र में है जुआ, जुलाई और अगस्त। यहाँ से आपका भैया नदी, BMW में नदी, तो नवंबर दिसंबर, फरवरी मई, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर, BMW 3 सत्र हो गया। इन सत्रों के दौरान 2 बैठक होता है। उन 2 बैठक में भैया क्या है? 11 से 1 और 2 से 6। और 1 से 2 का जो समय है, ये वाला 1 से 2 लंच भोजन करने का समय। फिर 11 से 1 को भी तोड़ते हैं 2 हिस्से में, 11 से 12 में और 12 से 1 में। 11 से 1 वाला है प्रश्नकाल का समय, 12 से 1 का समय है शून्यकाल का समय। ये पूछता है ना कि बजट सत्र में 12 से 1 बजे के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल का समय। 11 से 12 बजे समय को क्या कहते हैं? जिससे प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्नकाल का समय। प्रश्न कैसे होते हैं? तारांकित होते हैं, अतारांकित होते हैं, ऐसे बहुत टाइप की चीज़ें हैं। तारांकित किसे कहेंगे? जिसका जवाब आदमी लिखित दे। अतारांकित किसे कहेंगे? जिसका जवाब आदमी मौखिक दे। क्या है, सब पूछता है, सब आप जानेंगे, मगर वो आगे आगे पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो संसद की कार्यवाही सूची में सबसे पहला विषय क्या होता है? शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है।
बताइए जब आप पढ़े तो सबसे पहले कहा था सर 2 हिस्से में बैठक हो रहा था, 11 से 1 फिर 2 से 6। 11 से 1 में क्या था, 11 से 12 वाला वो क्या था दोस्तों, सर वो था आपका प्रश्नकाल का समय। तो इसलिए संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का 11 से 12 वाला। उसके बाद 12 से 1 वाला होता है शून्यकाल का समय। ठीक, चलिए इस समय प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नकाल के समय पे। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। अब संसदीय प्रणाली क्योंकि हम ब्रिटेन से लिए हैं, मगर उस प्रणाली में भारत की देन कौन सी प्रथा है। तो शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलेटिन किया जाना। आंसर बहुत आसान है, आपको बोलते बोलते मैं बताया था सर शून्यकाल। क्योंकि शून्यकाल दोस्तों संसदीय ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से नहीं लिया गया है, ये हमारी भारत की न्यूज़ मीडिया ने हमको दिया है, क्योंकि उस समय उनको शून्य इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, उस समय उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। इसलिए दोस्तों न्यूज़ मीडिया या मीडिया एजेंसियों ने 12 से 1 के समय को शून्यकाल कहा है, क्योंकि उनको उस समय शून्य इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। इसलिए यह शून्यकाल जो है वो भारतीय, यह शून्यकाल की प्रथा संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। क्लियर, मैं आपको कहानी बोला था और ये उसी क्वेश्चन बनता है। चलिए यहाँ तो जो कंटेंट तो खत्म, अब हम आप अपना देखते हैं, टाइम बचा हो तो भाग हम लोग रिविजन कर लेते हैं, है ना। चलिए भैया भाग रिविजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हाँ सर, इससे लास्ट क्लास में मैं आपको पूरा भाग 1 से लेकर 6 तक याद करवाया था, इसलिए उसको मैं केवल एक बार लिख दे रहा हूँ मात्र। तो भाग 1 लिख इसलिए रहा था कि आपको ध्यान आते जाए। सर संघ राज्य और उसका क्षेत्र था, संघ राज्य की कोई भी सबसे पहले क्षेत्र होता है। हाँ सर भाग 2 में क्या होगा, सर क्षेत्र में कोई न कोई नागरिक रहते होंगे, तो सर भाग 2 है नागरिकता। सर नागरिकों को कोई न कोई अधिकार मिलना चाहिए, तो सर भाग 3 है मौलिक अधिकार। इन अधिकारों का प्रयोग करके उन्होंने राज्य की नीति निषेधक तो बनवा दिए, डीपीएसपी बनवा दिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी बने भाग 4। और इस 4 से ही 4A निकला क्या, मौलिक कर्तव्य। क्या निकला, कर्तव्य निकला, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। उसका सर आपका भाग 5 आ गया संघ सरकार, भाग 6 आ गया सर आपका राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार। ये दोस्तों आपका पूरा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, 4A, भाग 5 और भाग 6 है। तो भाग 1 है क्षेत्र, भाग 2 है नागरिकता, भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 3 है आपका राज्य के नीति निषेधक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखिए चाहे सिद्धांत लिखिए। कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य। संघ तो संघ है कि राज्य तो राज्य है। यहाँ से तो फिर इसमें अनुच्छेद आपका 1 से 4, इसमें अनुच्छेद आपका 5 से 11, इसमें था आपका 12 से 35, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 36 से 51, और 4 से बना 4A, तो 51 से बना 51A। फिर आपका संघ हो गया 52 से 151 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, 52 से 151। और सर राज्य हो गया 151 के बाद 152 आता है, तो 152 से 237 तक। ये दोस्तों आपको लास्ट क्लास में सब पूरा याद करवाया था, इसके पीछे का कहानी कॉन्सेप्ट समझाया था कि कैसे हमें ये याद रखना है। अब आइए इसके पश्चात हम आते हैं भाग 6 तक हम पढ़ लिए, भाग 7 से हम आते हैं। तो भाग 7 सर भाग 7 स से 7, स से 7th, स से 7, स से 7th संविधान संशोधन, स से 7-8-56 तो 1956, 7-8-56 द्वारा, ये स से 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा स से समाप्त या निरसित हो चुका है भाग 7। और इसमें अनुच्छेद है आपका 237, आप लास्ट पढ़े थे, तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद आ जाएगा 238, ये समाप्त हो गया। तो भाग 7 क्या है, भाग 7 स से 7, स से समाप्त हो गया है। इसके द्वारा स से 7, स से समाप्त हुआ है, स से 7वें संविधान संशोधन, स से 7-8-56 द्वारा अनुच्छेद 238 समाप्त हो गया। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। आते सर भाग 8 पे। सर भाग 5 में जब केंद्र सरकार था, भाग 6 में जब राज्य सरकार था, तो भाग 7 समाप्त का, भाग 8 में क्या आएगा, केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, तो सर अगला सरकार बचा केंद्र शासित प्रदेश। आ गया भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन। ठीक, यस सर।
सर फिर आ गया भाग 9, भाग 9, ठीक। भाग 9 आगे सर आपका पंचायती राज, तो पंचायत, और 9 से ही सर संशोधन होकर बन गया 9A नगरीय निकाय, नगर पालिका ये नगरीय निकाय है। पंचायती राज नगरीय निकाय भाग 9 और भाग 9A में यहाँ का प्रशासन। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। तो सर यहाँ अनुच्छेद क्या, केंद्र शासित प्रदेश का अनुच्छेद है 239 से 242, 39, 40, 41, 42 चार अनुच्छेद है। फिर पंचायती राज नगरीय निकाय में क्या है सर, दोनों जगह लिख लीजिए सीधा सीधा, 243, 243 और 243, 243 से 243 ही लिखिए, पंचायत में भी और नगरीय निकाय में भी 9 से ही 9 बना, तो ये भी बनेगा 243 से ही 243 बनेगा। हमारे बनेंगे 243 से 243 ओ, ये बनेगा 243 पी से, जबकि ओ के बाद आता है पी, तो पी से लास्ट सबसे लास्ट आता है एबीसीडी में जेड, तो जेड में भी कहाँ तक, जी तक। तो आगे पंचायत में 243 से 243 ओ तक पंचायतें, नगरीय निकाय 243 पी से 243 जेड जी तक, पूरा 243 243 43 43 पूरा वही है। फिर आगे सर 9 के बाद आगे भाग 10, भाग 10 कि सर जब आप केंद्र का शासन देख लिए, राज्य का प्रशासन देख लिए, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन देखिए, पंचायत का प्रशासन देखिए, नगरीय निकाय का प्रशासन देख लिए, तब किसका प्रशासन देखोगे, तब जो वह क्षेत्र का प्रशासन देखूंगा जो एकदम अनुसूचित क्षेत्र है, जो एकदम जनजाति क्षेत्र है, जहाँ अनुसूचित और जनजाति लोग खुद अपना प्रशासन चलाते हैं। इसलिए भाग 10 में अब एक ही जगह का प्रशासन बचा, वो है दोस्तों कुछ अनुसूचित अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्र, कि कोई क्षेत्र है जहाँ का प्रशासन वहाँ की जनजाति चला रहे हैं, अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्र, भाग 10। क्लियर हो गई बातें, हाँ। क्लियर हो गया बात। तो इसके अंदर आ जाता है सर आपका अनुच्छेद 244 से 244 ये तक। फिर सर आगे भाग 11, भाग 11 क्या था सर, एक और एक, ये दोनों उंगली क्या है, एक और एक मिलके 11 बनाते हैं, एक है केंद्र सरकार एक है राज्य सरकार, दोनों आपस में संबंध बना लिए, तो भाग 11 वही है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। तो एक एक से, एक केंद्र एक राज्य, दोनों मिला के एक एक मिलके 11 बन गए, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11 हो गया। देखिए आपको भाग, उसका नाम और से रिलेटेड अनुच्छेद पता है कि अनुच्छेद 44 तक खत्म हो गया है, 245 से 263। फिर सर भाग 12 आ गया, इसके बाद 11 का 12 नहीं आएगा, हाँ सर भाग 12। 12 में क्या था सर, अरे तेरे संपत्ति के, तेरे संविदाओं के 12 बज गए, तो क्या सर भाग 12 में ही है तुम्हारे संपत्ति, संपत्ति संविदाएं वाद, इन सब पे मेरी संपत्ति के 12 बज गए, ये सब दोस्तों यहीं तक। और इसमें आता है क्या, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 से निकाल करके मौलिक अधिकार से निकाल के उसको अनुच्छेद 363 के बाद आ गया 264, तो अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था, तो फिर संपत्ति का अधिकार 300A में डाला गया था, तो इसी भाग 12 में आता है वो, जो कि एक विधिक अधिकार है। ठीक है सर। अब भाग 13 सर, फिर सर आपका आगे भाग 13 का बारी, कि क्या इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसका मतलब तेरा व्यापार क्या है, तेरा बिजनेस क्या है, तेरा धंधा क्या है। भाग 13 में है तेरा व्यापार, तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तेरा कार्य कैसे चल रहा था, भारत के राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत किए जाने वाले व्यापार, आपके संविदाएं, आपके जो भी व्यापार काम धंधा आप कर रहे हो, तो भाग 13 में क्या, तेरा व्यापार धंधा कैसा चल रहा है, भाग 13 में वही आता है आपका व्यापार वाणिज्य। तो भारत के सीमा के अंतर्गत होने वाले व्यापार और वाणिज्य भाग 13 में आते हैं, जिसमें अनुच्छेद है आपका क्या, अब व्यापार भाई सगुन का काम है, इसलिए सगुन का 300 के बाद 301 रुपये से चालू करता हूँ, और 301 से लेकर 307 तक मैं चलता हूँ, 307 तक मैं चलता हूँ। हो गया क्लियर, यस सर।
लास्ट आ गया सर आपका भाग 14। तो आप क्या बोले, मेरे को व्यापार वाणिज्य नहीं करना है भैया, या तो आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए, तो या तो आप मेरे को संघ में या राज्य के अधीन मेरे को सेवा उपलब्ध करवा दो, अर्थात मुझे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट संघ का नौकरी दे दो या राज्य के अधीन सेवाएं दे दो, राज्य के अधीन का मेरे को नौकरी दे दो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब दो या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब दो। तो भाग 14 वही है जो आप सब कर रहे हैं, क्या अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी या स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो भाग 14 में आता है राज्य संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक, तो आता भैया आपका 307 के बाद 308 होता है, 308 से 323। तो चलिए दोस्तों, आज आपका हम लोगों ने इससे पहले भाग 1 से लेकर 6 तक पढ़े थे, आज 7 से लेकर 14 तक अब हम पढ़ चुके हैं। अब आपका केवल 8 भाग और बचा है, तो 14 के बाद 8 भाग और पढ़ेंगे। तो दोस्तों 14 से ही 14A भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। 14 में ही 14A एक और जुड़ा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए यहाँ पे, अधिकरण, है ना, ताकि आपको 14 से जुड़ के याद रहे आपको। ठीक, पढ़ लीजिए भाग 14 से 14A, उसमें था भाई अधिकरण। सर अनुच्छेद क्या था, जब 14 से 14A निकला तो 323 से ही 323A एंड 323B निकलेगा, वही हो गया। तो 14 से 14A तक आप पढ़ लिए। अब केवल भाग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8 भाग अब और देखेंगे, तो हमारा पूरा 22 भाग उसके नाम उससे जुड़े हुए अनुच्छेद हमारे पूरे हमको कंठस्थ हो गए रहेंगे। फिर हमको कभी भी से क्वेश्चन पूछेगा कूट से, तो हमको कोई दिक्कत डाउट नहीं जाएगा, है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज फिर याद करने में आसानी हुआ होगा। एक बार फिर आप सामने पूरा रिवीजन करवाया हूँ, दोहराया हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि सब आपको पढ़ा चुका हूँ मैं कितने बार, 20 बार अभी तक। ठीक, जो शुरू से देख रहे होंगे उनको सब कंठस्थ हो चुका होगा, जो पढ़ रहे होंगे देख के सिर्फ पास होंगे, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, चलिए भाई, तो चलिए यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। और मेरे क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्यथा आज मेरा दिल बहुत दुखा ही है, आप सबको महसूस हुआ होगा, तो मैं ये पढ़ाना बंद करूँगा संविधान, है ना, क्योंकि मैं आपके भविष्य के अच्छे के लिए संविधान वैसा पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। मैं वैसा संविधान पढ़ा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, मैं संविधान को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, मगर उससे आपका भला नहीं होगा, उससे सिर्फ मेरा भला होगा कि हाँ बहुत लाइक, बहुत व्यू, ये सब जाएगा, मैं बहुत फेमस हो जाऊँगा, मगर उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दिखेगा। मैं जैसा भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे मेरा भला नहीं हो रहा, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना भाई, शेयर नहीं कर रहे हैं सबसे बड़ी बात तो, और खुद लाइक को कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, मगर आपका भला जरूर होगा जो पढ़ रहे हैं। मगर अब मैं जब इतना मेरे लिए कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं गुरु के लिए, तो गुरु कब तक करे, है ना। तो गुरु भी बिन मांगे ज्ञान देना क्या है, व्यर्थ होता है, तो बिन मांगे किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। वैसे ही है, जब स्टूडेंट का मांग ही नहीं है तो पढ़ा किसको रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ विचार किया जाएगा, 1-2 क्लास और देखेंगे, बच्चों का रुझान आया, व्यू बढ़ा, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिनको भविष्य में चाहिए कि हाँ भाई यहीं से क्वेश्चन आता है, जो दे रहे हैं एग्जाम उनको तो पता है कि यहीं से आ रहा है, और जो नहीं दे रहे हैं उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो दे रहे हैं वो बताए कि हाँ सर अब इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। भाई जितने एग्जाम देने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं इस क्लास में, सब जरूर कमेंट करके बताइए अपने छोटे जूनियर्स को कि ऐसा ही क्वेश्चन अब एग्जाम में आता है कि नहीं, और क्या हम सही तरीके से इसमें तैयारी कर रहे हैं कि नहीं संविधान का। तो अगर है तो दोस्तों आप सब शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को, कम से कम लाइक तो कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, ताकि मैं हर दिन कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे खुद पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ जो कमेंट किए रहते हैं, तो आप भी कीजिए। तो चलिए यही अपनी वाणी को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद। रुझान आपका नहीं रहा तो क्लास बंद कर दिया जाएगा, प्यार के साथ, धन्यवाद।